हेलो गाइज, वेलकम बैक ऑन सिविल सर्विस पॉइंट यूट्यूब चैनल। गाइज, दिसंबर मंथ की योजना मैगजीन रिलीज हो चुकी है, जिसका कि आज हम पार्ट फर्स्ट लेकर उपस्थित हुए हैं। अल्टरनेट डेज पे हम पार्ट को लाते रहते हैं और विद इन ए वीक योजना मैगजीन हम कंप्लीट कर लेंगे। गाइज, मैं सिर्फ उसी टॉपिक पे डिस्कस करता हूँ, उसी टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो कि एग्ज़ाम के व्यू से हमें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लगता है। और योजना मैगज़ीन, कुरुक्षेत्रा मैगज़ीन का इम्पोर्टेंट किसी को पता हो या ना पता हो, ये तो अपनी अपनी अभिव्यक्ति के ऊपर है, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर है। लेकिन जो भी स्टूडेंट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते होंगे उनको इसकी इम्पोर्टेंट पता होगा कि अगर हम किसी भी टॉपिक को, योजना मैगज़ीन हो गया, कुरुक्षेत्रा हो गया, अगर उससे हम बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं और उससे रिलेटेड कहीं से भी क्वेश्चंस आता है तो उस पर हम बहुत अच्छे से उस पर हम काम कर पाते हैं। तो जब हमें पता है कि ये जो मंथ्स में 2 मैगज़ीन है, अगर इसको कवर करने से हमारे 2 से 3 जो महीने भर में 2 से 3 ट्रेंडिंग क्वेश्चंस होते हैं, जो कि आप कहीं पे भी क्लास करते होंगे, वहाँ से जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस महीने के 3-4 निकलते हैं, या कोई भी ऑनलाइन जो हो गया पोर्टल, वहाँ से आते हैं। तो अगर वहाँ से मैं 3-4 क्वेश्चंस बन रहे हैं तो क्या हर्ज है पढ़ने में। ठीक है, खैर ये अपना व्यू है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कि बेनिफिशियल नहीं तो प्लीज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। भाषाई विविधता की चुनौती। ओके, भाषाई विविधता की चुनौती। देखिए, जो कोरोना वायरस कहते हैं ना कि कोई परेशानी अगर आती है तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी को लेकर आती है। कोरोना वायरस में जितनी हमें परेशानी हुई है, बहुत सारी चीज़ों का इन्होंने पर्दाफाश किया है। बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने बताना चाहा कि हाँ, आज के समय में ये सिनेरियो है, पहले इसकी सिनेरियो ये थी। ओके, या पहले से इनका हालत बहुत ही डामाडोल है लेकिन आज के समय में इनसे पर्दा उठा पड़ा है। ठीक है, तो खैर हम बहुत सारी बातों पे नहीं जाकर हम पॉइंट पे आते हैं कि भाषाई विविधता की चुनौती। ये जो भाषाओं का विविधता होता है, हर एक राज्य का अपना भाषा है, हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना भाषा है, हर एक जगह का अपना भाषा है। अब जैसे हमारा पश्चिमी यूपी है, वहाँ का भाषा थोड़ा देखिए अलग मिलेगा। आपका जो पूर्वी यूपी हो गया, वहाँ का भाषा अलग हो गया। सेम आप बिहार में चले जाइए, जो भी झारखंड से लगे हुए सीमावर्ती जिला हैं बिहार के, झारखंड के जो पास के, उनका भाषा थोड़ा सा अलग मिल जाता है। जो यूपी से लगे हुए हैं उनका थोड़ा सा भाषा अलग हो जाता है। तो उसी पे यहाँ पे बात हुई है, तो हम इस पे देख लेते हैं कि क्या इस पे बातें कही गई हैं, कौन सी रिपोर्ट की कौन सा बातें यहाँ पर हुआ है। ओके, प्रवासी मजदूर भारतीय शहरों की कामकाजी गतिविधियों में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर हम 2011 में हुई देश की जनगणना के आधार पर पलायन और भाषा के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि अंतर राज्यीय पलायन की वजह से भारतीय शहरों की आबादी की संरचना में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। ओके, ऐसे में अंतर्राज्यीय प्रवासियों के लिए भाषा की समस्या खड़ी हो गई है, जिस पर कि ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। गाइज, यहाँ पर जो चीज़ें कही गई हैं उस पे अगर हम सार में बात करें तो हमें ये पता चलता है कि जो भी हमारे प्रवासी मजदूर, सॉरी, जो प्रवासी मजदूर बार बार यहाँ पर यूज किया गया है। एक्चुअल में सुप्रीम कोर्ट जो कोरोना वायरस से में बहुत सारे मीडिया वाले प्रवासी मजदूर जैसे शब्द इस्तेमाल कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ये जो प्रवासी मजदूर शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको प्रवासी मजदूर का शब्द जो इस्तेमाल न किया जाए, क्योंकि अपने देश में घूमने फिरने और कहीं पे रोजगार करने से कोई प्रवासी नहीं हो जाता जब तक वो देश ना छोड़ दे। खैर, वो एक अलग मुद्दा है। अभी मैं रिकॉल किया तो मुझे ये याद आ गया, तो अभी हम इस पे चलते हैं कि ये यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। तो मैं पूरे पैसेज पे नहीं जाता हूँ, मेन मेन बातों पे आते हैं कि किन राज्यों को लेकर ये बातें कही गई हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में अलग अलग राज्यों के लोग पहुंचते हैं और मातृभाषा के लिहाज से आबादी का बंटवारा इस तथ्य की पुष्टि करता है कि 1971 में राज्य की 76% आबादी ने अपनी मातृभाषा मराठी बताई थी। क्लियर।
जबकि 4 दशक बाद यानी 2011 में राज्य में मराठी भाषा, जिनकी मातृभाषा मराठी थी, आबादी की संख्या घटकर 69 हो गया, 69 हो गया। ठीक है, यह अनुमान के मुताबिक 2011 से लेकर 21 के दशक में राज्य में ऐसे लोगों की संख्या और कम हो सकती है जिनकी मातृभाषा मराठी होगी। साल 2011 में महाराष्ट्र में 2 अजनबी लोगों के मिलने पर मातृभाषा में ही बातचीत की संभावना 0.5% थी। इनका क्या मतलब है? दरअसल इससे क्या पता चलता है कि अगर महाराष्ट्र में 2 अजनबी लोगों के बीच बातचीत होती है तो इस बात की 50% की संभावना होगी कि उनकी मातृभाषा एक ही हो। क्लियर? आमतौर पर राज्य के शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में इस बात की संभावना ज़्यादा होती है कि 2 लोगों की मातृभाषा एक ही हो। इसमें हैरानी की बात नहीं हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में राज्य के बाहर के लोग पहुंचते हैं। किसी क्षेत्र की भाषाई विविधता में राज्य के बाहर के लोगों की भूमिका होती है। ऐसे में जाहिर तौर पर शहरों की भाषाई विविधता राज्य के मुकाबले ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो किसी राज्य में शहरों के मुकाबले बाकी हिस्सों में इस बात की संभावना कम रहती है कि 2 लोग अपनी मातृभाषा में बात करें। देश के बड़े बड़े शहरों में इससे बड़ी संभावनाएं अलग अलग हो सकती हैं। आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में 2 लोगों के अपनी मातृभाषा में बात करने की संभावना काफ़ी कम यानी 0.24 है, जबकि बेंगलुरु में इसकी संभावना 0.26 है। गाइज, ये जो डाटा दिया है, आप जब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो इस डाटे का अगर आप उपयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं आंसर आपका बहुत प्रभावी हो जाता है। मैं देखिए जितना भी बातें यहाँ पे कर रहा हूँ सब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के व्यू पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, किसका क्या तरीका होता है पढ़ने का, सबका अपना अपना उम्दा तरीका होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग के कंटेंट के बेस पे बात कर रहा हूँ। क्लियर? इससे इन शहरों में मातृभाषा की विविधता का पता चलता है। कुछ और शहरों में यह आंकड़ा कुछ इस तरह है कि सूरत में 0.4, हैदराबाद में 0.38, कोलकाता में 0.45, अहमदाबाद में 0.59, चेन्नई में 0.63। क्लियर? लिहाजा राज्य की आधिकारिक भाषा की जानकारी नहीं रखने वाले प्रवासियों की कागजी कामकाज में दिक्कत होती है। उदाहरण के लिए निर्माण क्षेत्र में 90 दिनों तक काम करने वाले प्रवासी भवन और अन्य निर्माण से जुड़े श्रमिकों को लेकर बने कानून BOCW के तहत पंजीकरण करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने वाले श्रमिक सामाजिक सुरक्षा लाभ के हकदार होते हैं। उन्हें स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा के साथ साथ शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता भी मिलती है। गाइस, यहाँ पर एक पॉइंट हम देख लेते हैं कि अगर किसी भी राज्य का व्यक्ति किसी दूसरे राज्य में जाकर अगर कार्य करता है और 90 दिन तक काम करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो मजदूर समुदाय होते हैं, अगर वो 90 दिन तक कार्य करते हैं, 90 दिन का कार्य होता है, तो वो अपने सामाजिक सुरक्षा के हकदार होते हैं, जिसका वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्लियर? उन्हें स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा के साथ साथ शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता भी मिलती है। दरअसल महाराष्ट्र VOCW कल्याण बोर्ड की वेबसाइट पर मौजूद जानकारी मराठी और अंग्रेजी भाषाओं में दिया हुआ है। गाइज, यहाँ पर देखिए जो राइटर हैं वो मेन इस पे बात करना चाहे हैं। ठीक है, कि जो मुंबई का महाराष्ट्र में जो BOCW कल्याण बोर्ड की वेबसाइट है उस पे जो भी जानकारी है, जो भी फार्म है, उन पे
मराठी और अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल किया गया है। यह सवाल है कि क्या रजिस्ट्रेशन और सुविधा का लाभ उठाने के मामले में भाषा बाधा बन सकती है? शायद हाँ, क्योंकि बड़ी संख्या में प्रवासी मराठी बोल या पढ़ नहीं सकते। महाराष्ट्र BOCW कल्याण बोर्ड की वेबसाइट पर अंतर राज्यीय प्रवासी मजदूरों के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी दी गई है, जिसके मुताबिक तकरीब 54% मजदूर उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल से। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये कंटेंट में मिला, इसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं कि जो महाराष्ट्र है, ओके, वहाँ पे 54% यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल के लोग हैं, जो कामगार लोग हैं, मजदूर समुदाय है। क्लियर? आप कल्पना कर सकते हैं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल का कोई श्रमिक महज साक्षर VOCW के रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे जरूरी फॉर्म भर पाएगा। दरअसल उसे न तो मराठी और न ही अंग्रेजी की जानकारी होती है। साथ ही अलग अलग जगहों, अलग अलग उद्योगों से जुड़े श्रमिकों के लिए भी इसी तरह की दिक्कत हो सकती है। हम सिर्फ उदाहरण के तौर पर महाराष्ट्र का मामला पेश कर रहे हैं, बाकी राज्यों के मामलों में भी यह सच हो सकता है। क्लियर? साथ ही देश के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं में कागजी और दस्तावेजी कार्रवाई की सुविधा दी जानी चाहिए। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाएं हैं। क्लियर? ये तो सबको पता होगा, बट मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ओके। हालांकि अनुसूची में शामिल किए जाने से इन भाषाओं को कोई खास फायदा नहीं हुआ है। बहरहाल इन भाषाओं से जुड़े लोगों को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा और पहचान जरूर मिली है। ठीक है, ऑफिशियल्स कोई इनको बेनिफिट नहीं है, लेकिन जो एक आप अंदर का वो अंतर्भाव होता है ना कि हमारे भाषा को ऑफिशियल भाषा डिसाइड कर दिया गया है, संविधान में जगह दे दिया गया, तो बस राइटर उसकी बात करें कि एक प्रकार से उनको सहानुभूति मिली है और इसका कुछ वैसा बेनिफिट नहीं मिला है जो कि ऑफिशियल तौर पे मिलना चाहिए। क्लियर? अगर हम राज्यों की बात करें तो भाषाई विविधता को लेकर पश्चिम बंगाल संवेदनशीलता जान पड़ता है। पश्चिम बंगाल आधार आधिकारिक भाषा दूसरा संशोधन कानून 2012 की धारा 3B के तहत नियम कानून में उर्दू, हिंदी, संथाली, उड़िया और पंजाबी भाषाओं के इस्तेमाल है की अनुमति दी गई है। यह प्रावधान राज्य के उन सभी जिलों, तहसील या ब्लॉक पे लागू होता है जहां उर्दू, हिंदी, संथाली, उड़िया, पंजाबी बोलने वाले लोगों की संख्या जिले, तहसील या ब्लॉक की कुल आबादी के 10% से ज़्यादा है। गाइज यहाँ पे थोड़ा सा ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप आंसर राइटिंग करते समय अगर ये कंटेंट थोड़ा सा डाल देते हैं तो कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट है वो काफ़ी नॉलेज इकट्ठा किया है और काफ़ी एकाग्र मन से चीज़ों पे एनालिसिस किया है। देखिए ये है उपयोगिता सरकारी जो मैगज़ीन आती हैं उनका। क्लियर? इससे यह सुनिश्चित हो सकेगा कि सरकार के सभी नियम, अधिसूचनाएं, सरकारी विज्ञापन और अहम दिशा संकेतक कई भाषाओं में उपलब्ध होंगे। इस बात की जानकारी कम लोगों को है कि बाकी राज्यों के मुकाबले पश्चिम बंगाल में आधिकारिक भाषाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। क्लियर? ये देखिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी भारत में राज्य हैं, केंद्र शासित राज्य हैं, उसमें से वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है, ठीक है, जिसमें कि आधिकारिक भाषाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। क्लियर? लेकिन इस मामले में ओके, लाइन छूट गया। बेशक कुछ राज्यों ने भाषाई विविधता को लेकर पहल की है, लेकिन इस मामले में न्यायपालिका में संभावनाएं बेहद सीमित है। संविधान के अनुच्छेद 348(1) के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कार्रवाई अंग्रेजी में चलने की बात है। अदालती फैसले के सिर्फ अंग्रेजी में उपलब्ध होने की वजह से होने वाली दिक्कतों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल के वर्षों के
में पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में 100 अहम फैसलों का अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में करवाया। देखिए ये जो गाइस पॉइंट है ये थोड़ा सा कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे आ गया आपका आर्टिकल 348(1), ठीक है। यहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो कार्रवाई है वो अंग्रेजी में चलेगा, ठीक है, इंग्लिश इनका मीडियम होगा। तो ये थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पर मिल गया, क्लियर। आगे चलते हैं। सिर्फ प्रवासी मजदूरों बल्कि उनके बच्चों को भी भाषा की दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। आमतौर पर राज्य की आधिकारिक भाषा में ही सरकारी स्कूलों में पढ़ाई होती है। भाषा संबंधी समस्या की वजह से बच्चों को स्कूलों में दिक्कत हो सकती है। शिक्षा का माध्यम अलग भाषा में होने की वजह से प्रवासियों के बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ती है। सिंपल सी बात है गाइस कि जो व्यक्ति यूपी का रहने वाला है वो काम करने महाराष्ट्र में गया, अब इनका परिवार भाई लंबे समय के लिए जाएंगे तो परिवार भी साथ में जाएगा, इनके बच्चे भी साथ में जाएंगे, तो बच्चे को तो वो बेगारी बैठाएंगे नहीं, और बच्चा काम कुछ करेगा नहीं, उसको तो शिक्षा लेना है, तो वो किसी न किसी सरकारी स्कूल में दाखिला कराएंगे। अब यहाँ पर तो मराठी भाषा चलती है ना, तो मराठी भाषा जो बच्चा 11 साल का है, 8 साल का है, वो हिंदी में उसका लालन पालन हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर गया, अब मराठी भाषा उसको न बोल पा रहा है न समझ पा रहा है, तो कहीं न कहीं अपने आप को तो अभिव्यक्त तो नहीं कर पाएगा, तो वो एक प्रकार से एजुकेशंस में पीछे हो रहा है। और वो एजुकेशंस में पीछे होने का कारण क्या है? न ही ऐसा नहीं कि उसके पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, सिर्फ माध्यम की परेशानी हो रही। क्यों? उसका लालन पालन हुआ किस माध्यम में, अशिक्षा दिया जा रहा है किस माध्यम में, और अचानक किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई चीज़ थोप दी जाए तो क्या वो सीख पाएगा? तो देखिए राइटर ने वही बात यहाँ पे करना चाहा है कि जो प्रवासी मजदूर होते हैं, प्रवासी मजदूर भाई किसी भी राज्य में काम करने जाएंगे तो वहाँ पे उनके जो बच्चों की पढ़ाई होगी तो वो कितना दुविधा से भरा होगा, कैसे वो सरवाइव कर पाएंगे, ठीक है। दिक्कत हो सकती है, शिक्षा का माध्यम अलग भाषा में होने की वजह से प्रवासियों के बच्चों को परेशानी झेलनी पड़ती है। उदाहरण के लिए अगर झारखंड या बिहार का कोई बच्चा तमिलनाडु या कर्नाटक या महाराष्ट्र या किसी सरकारी स्कूल में पढ़ने जाए तो उसे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। एक और जटिलता यह है कि हाल के वर्षों में कुछ राज्यों के सरकारी और निजी स्कूलों ने अपनी आधिकारिक भाषा को अनिवार्य विषय बना दिया है। यह नीति प्रवासी बच्चों के लिए बड़ी परेशानी है। अमीर गरीब सभी तबके के बच्चों पर इसका असर पड़ता है। भारतीय शिक्षा नीति NEP 2020 के मुताबिक ऐसे बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर ज़्यादा होती है। हालांकि मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 में विशेष प्रावधान भी किए गए हैं ताकि बच्चों के बीच में स्कूल छोड़ने के दर को कम किया जा सके। इसके बावजूद प्रवासी बच्चों के लिए इस तरह की दिक्कतें मौजूद हैं। बीच में ही स्कूल छोड़ने वाले प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में वैकल्पिक और नवाचारी शिक्षा केंद्र बनाने की बात कही है। इसके लिए प्रवासियों से जुड़े मूल सरकारें और उनके नए ठिकाने वाले राज्यों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सिविल सोसाइटी संगठन ऐसे कार्यकर्ताओं का इंतजाम करने को लेकर सक्रिय है जो प्रवासी मजदूरों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाते हैं। गाइज ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। सिविल सोसाइटी संगठन, ठीक है। जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये NGO जो है,
ये ऐसे लोगों का प्रबंध करता है जो द्विभाषी व्यक्ति हो, यानी प्रवासी जो व्यक्ति है उसके भी भाषा को जाने और जिस माध्यम में जिस जगह पे बच्चा गया है उस भी भाषा को जाने। तो ये मॉडरेट का काम करते हैं, ये मीडिएटर का काम करते हैं और मीडियम माध्यम से बच्चों को शिक्षा देते हैं, उन्हें दुविधाओं से उबारने का कोशिश करते हैं। तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कंटेंट के रूप में है जो कि हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। और मान लीजिए कहीं एग्ज़ाम में आ गया कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रवासी जो मज़दूर होते हैं उनके बच्चों को एजुकेशंस में सहायता दे रहे हैं भाषाई तौर पे, तो वो है सिविल सोसाइटी संगठन। क्लियर। यह भी देखने को मिल रहा है कि ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों के बच्चों को अंग्रेजी माध्यम स्कूल में दाखिला दिलाने का प्रचलन बढ़ रहा है। शिक्षा को लेकर राष्ट्रीय सैंपल सर्वे के सर्वेक्षण में यह रुझान साफ तौर पर देखा जा सकता है। 2007-08 से 2017-18 के दौरान के सर्वे में इस बदलाव की झलक देखने को मिली है। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में दाखिला लेने वाले बच्चों के लिए इस तरह की चुनौती से निपटना आसान होता है। हालांकि हालिया घटनाक्रमों से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्य सरकारों ने नई वास्तविकताओं को समझते हुए कई सरकारी स्कूल में शिक्षा के माध्यम के तौर पर अंग्रेजी को लागू करने की कोशिश की है। क्लियर। आठवें अखिल भारतीय स्कूली शिक्षा सर्वे के आंकड़े के मुताबिक दो या ज़्यादा भाषाओं में पढ़ाई मुहैया कराने वाले स्कूलों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। आज के दौर में 6 से 14 साल और 15 से 29 साल के आयु वर्ग में क्रमशः 34 और 41% लोग द्विभाषी हैं। ठीक है गाइज, ये डाटा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टोर कर लीजिएगा कि 6 से 14 साल और 15 से 29 साल के आयु वर्ग में क्रमशः 34, ठीक है, और 15 से 29 में 41% लोग द्विभाषी हैं। सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद कहा जा सकता है कि द्विभाषी भारत में हिंदी और अंग्रेजी संपर्क के तौर पर उभर सकती है। ठीक है, राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि जो द्विभाषा का चलन है इसमें जो सबसे ज़्यादा रीजनल लैंग्वेज है वो हिंदी बोलने वाले लोग हैं भारत में, और उसके बाद एक ऑफिशियल जो लैंग्वेज हो गई इंग्लिश हो गई। तो आने वाले विगत वर्षों में, विगत भविष्य में जो द्विभाषा उभर कर आने वाला है वो हिंदी और अंग्रेजी को राइटर ने कहना चाहा कि हिंदी और अंग्रेजी ये दो ऐसे भाषा जो उभर कर सामने आएगा कि जो भी कार्य होंगे, जो भी पठन पाठन का कार्य होगा वो हिंदी और अंग्रेजी पे होगा। तो गाइज़ आज हमारा ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। गाइज़ मेरा जितना भी व्यू है डिस्कस करने का, देखिए सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग के व्यू से ही मेरा डिस्कस रहता है। और जो भी कंटेंट होता है, चाहे उसको आप ऑब्जेक्टिव समझ लो, चाहे वो मेंस के लिए इफेक्टिव कंटेंट समझ लो, मेरा सिर्फ व्यू होता है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कंटेंट इकट्ठा करना और कंटेंट पे बातें करना। क्योंकि हम अक्सर होता है कि जब हम आंसर राइटिंग करते तो हमें कुछ समझ ही नहीं आता कि हम लिखें कहाँ से, हम कौन सी बातें लिखें। तो गाइज़ वो सारी बातें यहीं से लिखी जाती हैं। ठीक है, तो गाइज़ आज हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो गाइज़ प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।